हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू माय एजुकेशन चैनल प्रभावी एजुकेशन है। सबका स्वागत है। 7.8 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, चैप्टर 7.8 ऑफ इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत। ठीक है, ये सीरीज हम लोग कवर कर रहे हैं। सो मेक श्योर दैट यू हैव आल्सो वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियोस, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी इफेक्टिव आल्सो। तो सारी पिछली वीडियो देखिए, तभी आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए आपके एजुकेशन में। तो वो सारी वीडियोस देखिए, देन इस वीडियो को अगर आपने डायरेक्टली खोला है तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, पहले पिछली वीडियोस देखिए। तो फंडामेंटल राइट्स का ये अगला पार्ट है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। ये राइट जो है वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी है। इसको सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल माना जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट राइट माना जाता है। राइट्स में भी सबसे इम्पोर्टेंट राइट इसको माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी यही मानना था कि ये कहीं ना कहीं सोल है टोटल जितने भी फंडामेंटल राइट्स है, इसके बिना कोई मतलब नहीं है उनका। ठीक है, तो बिकॉज अगर आपके राइट वायलेट होते हैं और आपके पास रिमेडी ना हो, कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी ना हो, आप सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट तक ना जा सके, तो फिर फिर फंडामेंटल राइट्स का कोई मतलब है नहीं। उसकी गारंटी मिलनी चाहिए कहीं से। तो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस अबाउट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी। सो फर्स्ट पॉइंट हियर इज आर्टिकल 32। ये जो डील किया गया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी, इसको डील किया गया है आर्टिकल 32 में। और ये बेसिकली आर्टिकल 32 में आप कोई भी एग्रीव्ड पर्सन जिसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। एंड सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि उसके वायलेशन वाली राइट को वो बेसिकली कहीं ना कहीं अगर जेन्युइनली अगर वायलेट नहीं हुआ है, गलत तरीके से वायलेट हुआ है, वायलेशन हुआ है बेसिकली अगर फंडामेंटल राइट का, तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे उसको रीस्टोर करवाएगी। ठीक है, रीस्टोर करवाएगी। तो ये सारी बातें हैं। यहाँ पे इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन एग्रीव्ड सिटीजन यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी यही मानना था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, ये सबसे ज़रूरी आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 32 कि भाई इसको बेसिकली जो भी वायलेशन हुआ है उसको रिस्टोर करे फंडामेंटल राइट को। और इसने माना भी है सुप्रीम कोर्ट ने कि आर्टिकल 32 में जो राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी, ये बेसिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। एंड बेसिक फीचर का मतलब ये है कि ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको अमेंड भी नहीं किया जा सकता। इवन आफ्टर अमेंडमेंट एक्ट लाके इसको अमेंड नहीं किया जा सकता, ये बेसिक फीचर का है। ठीक है, तो नो अमेंडमेंट फैसिलिटी, कोई भी अमेंडमेंट का प्रोविज़न नहीं किया जा सकता। इसके लिए 4 प्रोविज़न है इसके अंदर, आर्टिकल 32 के अंदर 4 प्रोविज़न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये है कि एक इंडिविजुअल को राइट है, राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है वो। सुप्रीम कोर्ट सैल, सुप्रीम कोर्ट को भी पावर है, सुप्रीम कोर्ट सैल ऑर्डर इशू करेगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन इशू करेगा। ठीक है, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन एंड रिट्स भी जारी कर सकता है, रिट्स। ठीक है, तो ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन एंड रिट्स। तो रिट्स जो इशू करेगा सुप्रीम कोर्ट, रिट्स बेसिकली क्या होता है मैं बता दूंगा आपको। इशूड में इंक्लूड हैविस कॉर्पस, ठीक है, हेबियास कॉर्पस कहते हैं इसको, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टेरियरी एंड सो वारंटो। ये टोटल 5 रिट्स जारी करता है। इनके अलग अलग मतलब होते हैं, किसके लिए जारी होता है वो अलग अलग रिट अलग अलग लोगों के लिए जारी किया जाता है, कौन जारी कर सकता है, ये सब डिफाइन है। हम लोग इसको कवर करेंगे 1 by 1। तो पार्लियामेंट कैन इवन एम्पावर एनी अदर कोर्ट, किसी भी कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी कोर्ट को एम्पावर कर सकता है, उसको वो राइट दे सकता है कि वो कोर्ट भी फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट रिट्स इशू कर सकते हैं। ठीक है, रिट्स इशू कर सकते हैं। लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं है। फंडामेंटल मतलब पार्लियामेंट ने आज तक किसी भी कोर्ट को ऐसा पावर दिया नहीं है। बट है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी कोर्ट को एम्पावर कर सकता है कि वो भी रिट जारी कर सके। वैसे आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है। एंड आर्टिकल 226 में भी हाई कोर्ट को ये पावर है कि वो भी रिट्स जारी कर सकते हैं। तो आप नॉट ओनली सुप्रीम कोर्ट, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है
कि अगर आपकी फंडामेंटल राइट्स कोई मतलब वायलेट हुई है तो अंडर आर्टिकल 32 आप सीधा जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, या फिर अंडर आर्टिकल 226 आप जा सकते हैं कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के पास, ठीक है। तो लेकिन अलग अलग इनके पावर है, इसमें दोनों के पास पावर है रिट इशू करने का, ये भी रिट इशू कर सकता है, ये भी रिट इशू कर सकता है। इसका कंपैरिजन भी इसलिए जानना जरूरी होगा, तो कंपैरिजन भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बने रहिए। प्रेसिडेंट इवन कैन सस्पेंड द राइट टू मूव एनी कोर्ट। तो प्रेसिडेंट के पास पावर है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी कि प्रेसिडेंट आपके इस राइट को सस्पेंड कर सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी मान लो देश में लगी हुई है अंडर आर्टिकल 359, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि आर्टिकल 359 में प्रेसिडेंट को पावर है कि वो आपके ये किसी भी कोर्ट में जाने की, सुप्रीम कोर्ट वगैरह में पावर को ये ख़त्म कर सकते हैं ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। तो ये सारी बातें हैं, याद रखनी है आपको। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट का ये ओरिजिनल एंड वाइड पावर है जो आर्टिकल 32 में। ओरिजिनल इसलिए है क्योंकि एक एग्रीव्ड पर्सन डायरेक्टली जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, तो ये इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल पावर है, ओरिजिनल फंक्शन है कि व्यक्ति जो भी आए, जो भी लोग उनके पास आए जिनका वायलेशन हुआ है फंडामेंटल राइट का, उसको रीस्टोर करे सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल 32 में बहुत सारे पावर्स दिए गए हैं। वो ऑर्डर इशू कर सकता है, इंस्ट्रक्शन इशू कर सकता है, या फिर वो रिट्स इशू कर सकता है। रिट्स जो है इनको डिस्कस करेंगे। देन वाइड इसलिए है बिकॉज ऑर्डर, रीड्स सब कुछ ये इशू कर सकता है रीस्टोर करने के लिए किसी का भी अगर वायलेशन हुआ है फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो ये सारे कुछ पावर्स है सुप्रीम कोर्ट के पास। देन अगर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट इज कुछ होता है किसी का फंडामेंटल राइट, तो इसको रिमेडी देना कहीं ना कहीं सिन क्यू नन माना जाता है सुप्रीम कोर्ट के लिए। सिन क्यू नन का क्या मतलब है? सिन क्यू नन का क्या मतलब है? इसका मतलब है इट इज़ सो इम्पोर्टेंट टू गिव द सॉल्यूशन, इट इज़ रियली नेसेसरी। सो सिन क्यू का मतलब होता है, सिन क्यू नन का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नेसेसरी, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि सुप्रीम कोर्ट को अगर किसी का भी वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट, तो उसको पावर है कि रिमेडी दे, और इसको सिन क्यू नन कहते हैं, इज अ सिन क्यू नन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। एग्रीव्ड पार्टी, जो भी एग्रीव्ड पार्टी जिसका वायलेशन हुआ है, हैज़ द ऑप्शन ऑफ मूविंग ईदर द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो जैसा कि बताया कि आर्टिकल 32 में पावर है कि आप सीधा जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, प्रोविज़न है, ठीक है। आपका फंडामेंटल राइट अगर वायलेशन हुआ है। एक और आर्टिकल है आर्टिकल 226 जिसके अंतर्गत आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है, इधर यू कैन गो हाई कोर्ट और यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। बट सुप्रीम कोर्ट का मानना ये है दैट वेयर रिलीफ थ्रू हाई कोर्ट इज अवेलेबल, जहाँ पे रिलीफ अवेलेबल है हाई कोर्ट के थ्रू, वन पर्सन शुड फर्स्ट गो टू द एग्रीव्ड पार्टी शुड फर्स्ट गो टू द हाई कोर्ट। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है, लेकिन प्रोहिबिशन नहीं है, इसे सुप्रीम कोर्ट मानती है, ऐसा रूलिंग है इसकी कि ऐसा करना चाहिए। लेकिन आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते, कोई इशू नहीं है, इसके लिए कोई अपील की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब रिट्स क्या क्या है जान लेते हैं। रिट्स क्या होते हैं एंड इसका स्कोप क्या है, इसका टाइप क्या है, दोनों के, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। एंड इनफैक्ट पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी कोर्ट को ये पावर दे सकती है कि वो रिट्स जारी कर सकता है, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं है, तो इसकी बात नहीं करेंगे। अभी तक ये पावर ओनली सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास है। तो देखिए, बिफोर 1950 हाई कोर्ट्स ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास के पास ही रिट जारी करने का पावर था, ओनली इन्हीं लोगों के पास ये रिट जारी करने का पावर था। लेकिन बाद में नाउ इट एम्पावर्स, आर्टिकल 226 एम्पावर करता है इस जितने भी हाई कोर्ट है सबके पास रिट जारी करने का पावर है। ये जो कॉन्सेप्ट है रिट जारी करने वाला, रिट इशू करने वाला, ये हमने बोरो किया है इंग्लिश लॉ से। इंग्लिश लॉ में बेसिकली ये किंग का, जो वहाँ के पहले राजा होते थे, उनका ये प्रीरोगेटिव रिट्स था। इनको सुप्रीम मतलब जज कहते थे किंग को पहले का, बाद में ये पार्लियामेंट में ये पावर शिफ्ट कर दिया गया था। तो बेसिकली ये हमने बोरो किया है इंग्लिश लॉ से, ब्रिटेन से हमने बोरो किया है। इसका मतलब होता था प्रीरोगेटिव रिट्स। यहाँ पे किंग क्या करते थे कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन होता था तो वो किंग के पास जाता था, तो किंग रिट जारी करते थे। यही से हमने ये कॉन्सेप्ट लिया है, ठीक है।
रिट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या है, कोर्ट डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ हाई कोर्ट। तो देखिए रिट जो जारी करने का जो जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की अगर तुलना करें तो इसमें तीन डिफरेंस आते हैं निकल के, तीन डिफरेंस आते हैं। वो तीन डिफरेंस क्या है? पहला तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ओनली फंडामेंटल राइट्स के लिए ही रिट्स इशू कर सकता है, ओनली फंडामेंटल राइट्स के लिए अंडर आर्टिकल 32, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स प्लस अदर पर्पसेस यानी कि ऑर्डिनरी लॉ के लिए भी वायलेशन हुआ है, वहाँ पे भी ये रिट्स जारी कर सकता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो रिट जारी करने की पावर है वो हाई कोर्ट की ज़्यादा पावर है सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, क्योंकि ये किसी भी मैटर में कर सकता है, अदर पर्पस भी। अगर मान लीजिए ऑर्डिनरी लॉ भी अगर किसी का वायलेट हुआ है, ऑर्डिनरी लॉ के हिसाब से भी कोई वायलेशन है, तब भी वो हाई कोर्ट के पास जा सकता है। और हाई कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 226 में पावर है कि ये रिट्स जारी कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा इसका जुरिडिक्शन है, जो रिट जारी करने का जुरिडिक्शन है, वो इशू ऑफ रिट का जो जुरिडिक्शन है वो ज़्यादा है हाई कोर्ट का। देन सुप्रीम कोर्ट का जो टेरिटोरियल जो जारी करने का पावर है वो हाई कोर्ट से ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया के किसी भी टेरिटरी में सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है अपना रिट। किसी के भी वायलेशन हुआ है तो कहीं भी इंडिया में कहीं भी टेरिटरी हो, चाहे केरल हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, कहीं भी हो, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है कि वो रिट जारी कर सकते हैं, पावर है। लेकिन हाई कोर्ट की पावर यहाँ पे कम हो जाती है। वो अपने टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में जहाँ पे वो हाई कोर्ट काम करती है, जिस भी स्टेट की हो, अगर 2 स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट है तो उन्हीं 2 स्टेटों के लिए होगा, वही के लिए ये रिट जारी कर सकता है। या तो फिर जो वायलेशन हुआ है बंदा कहीं का भी हो, लेकिन वायलेशन जो हुआ है वो हाई कोर्ट की जो जुरिडिक्शन है उसी के अंदर हुआ है वायलेशन, तब भी ये पावर है हाई कोर्ट को रिट जारी करने का। देन सुप्रीम कोर्ट का ये पावर है कि वो रिफ्यूज़ कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। कोई भी बंदा अगर आर्टिकल 32 के नाम पे जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी लेने, वायलेशन हुआ है उसके फंडामेंटल राइट का, तो सुप्रीम कोर्ट उसको मना नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट इसको एक्सरसाइज करना ही करना है, बिकॉज इसका ओरिजिनल ड्यूटी है। बट हाई कोर्ट रिफ्यूज़ कर सकता है बिकॉज इसका ये चूँकि ये ओरिजिनल ड्यूटी नहीं है हाई कोर्ट की, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हाई कोर्ट इसको रिफ्यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास ये रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। देन अब कुछ बात करेंगे जो रिट्स हैं उनके बारे में डिटेल में। सबसे पहला रिट आता है हेबियस कॉर्पस, ठीक है। हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस का एक अगर मतलब जानना चाहें तो ये लैटिन टर्म है, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, लैटिन टर्म है ये, और इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब टू हैव द बॉडी ऑफ का मतलब ये है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को डिटेन करता है, दूसरे व्यक्ति को डिटेन करता है उसको, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट जारी करती है हेबियस कॉर्पस की भाई जिसको आपने डिटेन किया है ना उसकी बॉडी हमें दो, मतलब उस बंदे को हमारे पास भेजो। बॉडी मतलब उस बंदे को हमारे पास भेजो, टू हैव द बॉडी ऑफ। तो ये पावर है किसी भी कोर्ट का, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, कि वो जो भी बंदे ने किसी बंदे को डिटेन किया है, मान लो फंडामेंटल राइट को उसके हनन किया है, उसका वायलेशन किया है, डिटेन कर लिया है, क्योंकि अननेसेसरी बिना कानूनी तौर पे कोई भी किसी को डिटेन नहीं कर सकता है। तो किसी ने अगर डिटेन किया है किसी व्यक्ति को, तो सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि उसको ये हेबियस कॉर्पस रिट जारी करके उसको मांग सकता है। मतलब उसकी बॉडी को मांगना मतलब उस व्यक्ति को उसके सामने पेश किया जाए, ये आदेश जाता है रिट, इस रिट में, हेबियस कॉर्पस में। तो ये इसका कॉज एंड लीगलिटी ऑफ डिटेंशन, ठीक है, देखा जाता है। अगर लीगल है ये डिटेंशन, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, फिर सुप्रीम कोर्ट इसको मतलब ऐसे ही रहने देती है। लेकिन अगर इलीगल है डिटेंशन तो इसको रीस्टोर करती है, इस राइट को रीस्टोर करती है सुप्रीम कोर्ट। किसी भी व्यक्ति का राइट अगर यहाँ पे वायलेट हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट इसको रीस्टोर करती है। एंड इट इज़ ऑल्सो अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी डिटेंशन, बिकॉज ये इलीगल तरीके से मान लो डिटेंशन हुआ है तो यहाँ पे आर्बिट्रेरी है, तो इसके लिए ये हेबियस कॉर्पस जारी किया जा सकता है। ये किसके किसके लिए इशू किया जाता है कोर्ट्स के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट? तो ये इशू किया जाता है पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स, दोनों के लिए, पब्लिक अथॉरिटीज़ या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल्स, दोनों के लिए ये इशू किया जा सकता है। बट ये नहीं इशू किया जाता है किसके लिए,
तो मान लीजिए कोई डिटेंशन हुआ है जो कि लॉफुल है, जो कि नियम कानून से है, तो इसके लिए रिट नहीं जारी होगा। कोई ऐसा डिटेंशन हुआ है, द प्रोसीडिंग इज़ फॉर कॉन्टेम्प्ट ऑफ ए लेजिस्लेचर और कोर्ट, तो मान लीजिए किसी व्यक्ति का डिटेंशन प्रोसीडिंग चल रहा है, डिटेंशन हुआ है, वो उसने क्या किया, लेजिस्लेचर या फिर कोर्ट के जो प्रावधान होते हैं उसको कंटेम्प्ट किया, मतलब उसके अगेंस्ट गया है, तब ये रिट जारी नहीं होगा। डिटेंशन इज़ बाई कंपीटेंट कोर्ट, तो कोई अगर मान लीजिए कंपीटेंट कोर्ट ने इसको डिटेन किया है, किसी व्यक्ति ने नहीं, किसी पब्लिक अथॉरिटी ने नहीं, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने नहीं, तब ये डिटेंशन के लिए हैबिस कॉर्पस इशू नहीं होगा। देन डिटेंशन इज आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, तो मान लीजिए कि हाई कोर्ट है, तो अगर ये हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन के बाहर है, तब ये इसके लिए ये रिट जारी नहीं कर सकते ये लोग, ठीक है। नेक्स्ट है मैंडामस। मैंडामस का लिटरल मीनिंग होता है वी कमांड, मतलब हम कमांड करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये इशू किया जाता है बाय द कोर्ट टू ए पब्लिक ऑफिशियल, किसी भी पब्लिक ऑफिशियल के लिए। हमेशा याद रखिएगा पब्लिक ऑफिशियल, पब्लिक ऑफिशियल मतलब सरकारी कर्मचारी होना चाहिए ये। आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटीज़, बोलते हैं यहाँ पे भाई अपना काम करो, ठीक है, आपने अपना काम अपने नियम कानून से किया है कि नहीं, ये चेक करती है वी कमांड। तो यहाँ पे कोर्ट इशू करती है मैंडामस, किसके लिए, पब्लिक ऑफिशियल के लिए, कि और कहा जाता है कि आप अपना काम कीजिए एज पर द प्रोसीजर, ठीक है। पब्लिक बॉडी या फिर कॉरपोरेशन या फिर इंफीरियर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल या फिर गवर्नमेंट, ये किसी के भी अगेंस्ट इशू किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे कोर्ट चाहे तो पब्लिक बॉडी के लिए, कॉरपोरेशन के लिए, इंफीरियर कोर्ट मतलब कि अगर कोई कोर्ट इशू कर रही है मैंडामस, तो ये दूसरे कोर्ट के लिए इशू करना चाहती है, तो वो कोर्ट इंफीरियर होना चाहिए, मतलब उससे नीचे वाला कोर्ट होना चाहिए। मान लीजिए हाई कोर्ट इशू कर रही है, तो अगली कोर्ट जो है वो नीचे लेवल की, थर्ड लेवल की कोर्ट होनी चाहिए, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गई या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट हो गई, उनके लिए, ठीक है। देन गवर्नमेंट के लिए भी इशू किया जा सकता है, बिकॉज गवर्नमेंट इज अगेन पब्लिक थिंग है, तो उसके लिए भी इशू किया जा सकता है, बट इट कैनॉट बी इशूड अगेंस्ट द ए प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी, ठीक है। और ये दूसरे कंडीशन में ये टू इन्फोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन दैट डज नॉट पोसेस स्टैट्यूटरी फोर्स, यहाँ पे भी इशू नहीं किया जा सकता है। स्टैट्यूटरी फोर्स मतलब इसके लिए कोई लॉ नहीं, इसके के लिए कोई कानून नहीं है, इसके पीछे कोई स्टैट्यूटरी फोर्स मतलब कि इसके मतलब इसमें कोई लॉ नहीं बनाया गया है। ऐसे डिपार्टमेंट कोई काम कर रहा है तो उसके जो कि स्टैट्यूटरी नहीं है, जिसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसको मान्यता नहीं दी गई है, लॉ नहीं बनाया गया, एक्ट नहीं बना के पास किया गया है उस डिपार्टमेंट के लिए, तो वो डिपार्टमेंट के लिए भी ये रिट जारी नहीं किया जा सकता, मैंडामस जारी नहीं किया जा सकता। देन व्हेन द ड्यूटी इज डिस्क्रिशनरी एंड नॉट मैंडेटरी, तो मान लीजिए कि ड्यूटी कोई ऐसा बंदा है जो ड्यूटी किया है जिसकी ड्यूटी डिस्क्रिशनरी है, अपनी मर्जी से करता है, मैंडेटरी नहीं है, तो वहाँ पे भी ये मैंडामस जारी नहीं कर सकते। देन टू इन्फोर्स ए कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, अगर मान लीजिए कोई रिट किसी मतलब किसी व्यक्ति का डिटेंशन या फिर जो भी मतलब वायलेशन हुआ है फंडामेंटल राइट का, तो और वो इसलिए हुआ है ताकि कॉन्ट्रैक्ट कोई साइन हुआ था उसको उसके ऑब्लिगेशन के हिसाब से हुआ है, यहाँ पे उसके अगेंस्ट में जिसने भी ये किया है उसके अगेंस्ट में मैंडामस जारी नहीं हो सकता है। इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नर, तो ये भी पावर है, पावर नहीं है इस कोर्ट को मतलब मैंडामस इशू करने का, प्रेसिडेंट के को इम्यूनिटी है, स्टेट गवर्नर्स को इम्यूनिटी है। देन इट कैनॉट बी इशूड अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्टिंग इन जुडिशियल कैपेसिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन एक अगला रिट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका लिटरल मीनिंग होता है टू फॉरबिड, और ये इशू किया जाता है बाई हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट, तो लोअर कोर्ट को यहाँ पे हायर कोर्ट मना करती है या फिर ट्रिब्यूनल को मना करती है कि भाई आप ये एक्टिविटी मत करो। तो अनलाइक मैंडामस दैट डायरेक्ट्स द एक्टिविटी, यहाँ पे द प्रोहिबिशन डायरेक्ट्स इन एक्टिविटी, तो जैसा कि यहाँ पे कहा जाता था कि आप ये काम कीजिए, आस्किंग हिम टू परफॉर्म यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट किया जाता है कि भाई एक्टिविटी करो। यहाँ पे इस केस में प्रोहिबिशन में कहा जाता है कि एक इनएक्टिविटी करो, मतलब यहाँ पे कोई एक्टिविटी मत करो। एंड कैन बी इशूड अगेंस्ट इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़, नॉट अगेंस्ट अदर अथॉरिटीज़। तो क्वासी जुडिशियल या फिर जुडिशियल नेचर की अथॉरिटी हो, उन्हीं के जैसे कि कोर्ट होता है, जैसे ट्रिब्यूनल है, क्वासी जुडिशियल
अथॉरिटी है, तो ये कोर्ट और ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट ही इशू किया जा सकता है, कोई गवर्नमेंट बॉडी, पब्लिक बॉडी इसके अगेंस्ट में नहीं किया जा सकता है। लेजिस्लेचर या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेजिस्लेचर के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है सर्टियोरेरी। सर्टियोरेरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, मतलब और टू बी इन्फॉर्म्ड। ये इशू किया जाता है बाय हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट, ठीक है, और ट्रिब्यूनल ईदर टू ट्रांसफर ए केस पेंडिंग विद द लेटर टू इटसेल्फ और टू स्क्वाश द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन ए केस। इसमें क्या होता है कि जो बड़ी कोर्ट होती है, हायर कोर्ट होती हैं, वो छोटे कोर्ट को कहती है कि जो केस तुम्हारे यहाँ पेंडिंग है उसको मेरे यहाँ ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है, उसको मेरे यहाँ ट्रांसफ़र कर दो, या फिर कोई डिसीजन आया है उसको भी ये स्क्वाश कर देती है, मतलब इसको ये रद्द कर देती है, जो लोअर कोर्ट की डिसीजन है। कई बार इसको लगता है कि गलत आया है किसी भी केस में, मतलब उसको लगता है हायर कोर्ट को कि ये गलत डिसीजन है, तो वो ऐसा करती है। तो सर्टियोरेरी का मतलब ये है, इट इज़ ए एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन और लैक ऑफ जुरिडिक्शन और एरर ऑफ लॉ, जिसके कारण ही ये इशू किया जाता है। मान लीजिए छोटी कोर्ट ने कहीं ना कहीं अपने जुरिडिक्शन से बाहर जाकर डिसीजन दिया है, या फिर अपने जुरिडिक्शन में उसकी गलती हो गई है, लॉ में गलती हुई है, उस केस में सर्टियोरेरी हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को देती है, इशू करती है। एंड इट इज़ बोथ प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, ये प्रिवेंटिव था, यहाँ पे प्रिवेंट नहीं है, ये क्या था कि यहाँ पे कहा जाता था काम करो, यहाँ पे प्रिवेंट किया जाता था, ये प्रिवेंटिव नेचर का था प्रोहिबिशन, लेकिन ये प्रिवेंटिव है एंड एज वेल एज क्यूरेटिव भी है। तो इसमें एक कोर्ट को प्रिवेंट भी किया जाता है, काम नहीं करने दिया जाता है, कहा जाता है कि मुझे दे दो केस, और वहाँ पे उसमें करेक्शन किया जाता है। तो इट इज़ प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव। मतलब समझो कि कोई हायर कोर्ट है, उसने लोअर कोर्ट को प्रिवेंट कर दिया कोई काम करने से, बोला कि यार आप, या फिर कोई डिसीजन दिया है तो उसको स्क्वाश कर दिया, तो मतलब प्रिवेंट किया है, और साथ में उस केस को इसने ले लिया हायर कोर्ट ने और इसको क्यूरेट किया, मतलब इसको सही करके डिसीजन दिया। तो इट इज़ प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव इन नेचर। 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया और कहा कि सर्टियोरेरी कैन बी इशूड इवन अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज ऑल्सो। तो जो जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल के अलावा ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट भी इशू किया जा सकता है, अफेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, बट इट इज़ नॉट अवेलेबल अगेंस्ट द लेजिस्लेटिव बॉडीज़ एंड प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडीज़, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। नेक्स्ट है सो वारंटो। सो वारंटो में का मतलब होता है, लिटरल मीनिंग होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी पे आपने ये काम किया, उसके लिए सो वारंटो, ठीक है। सो वारंटो का ऐसे भी मतलब देखो तो भाई सो वारंटो, ठीक है, ऐसे अगर देखो तो इसका लिटरल मीनिंग यही होता है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट आपने ये काम किया है। तो यहाँ पे बेसिकली इशू किया जाता है बाय कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ ए क्लेम ऑफ पर्सन टू ए पब्लिक ऑफिस। मान लीजिए कि पब्लिक ऑफिस में कोई काम किया गया, तो उसकी अथॉरिटी क्या थी, उसके अपने अथॉरिटी के बियॉन्ड तो काम नहीं किया उसने, इसको जानने के लिए सो वारंटो इशू किया जाता है। इट इज़ इशूड ओनली इन केस ऑफ सब्सटैंटिव पब्लिक ऑफिस ऑफ परमानेंट कैरेक्टर क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट। तो कानून के द्वारा क्रिएट किए गए ऑफिसेस के अगेंस्ट ही ये इशू किया जाता है, ठीक है। कैनॉट बी इशूड इन केस ऑफ मिनिस्ट्रियल ऑफिस, तो मिनिस्ट्रियल ऑफिस के अगेंस्ट में नहीं, प्राइवेट ऑफिस के अगेंस्ट में नहीं किया जाता है। एंड कैन बी साउड बाय एनी इंटरेस्टेड पर्सन ऑल्सो एंड नॉट नेसेसरीली बाय द एग्रीव्ड पर्सन। तो बाकी सारे एग्रीव्ड पर्सन के द्वारा होते थे, लेकिन सो वारंटो किसी इंटरेस्टेड पर्सन के द्वारा भी इशू करवाया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। तो ये सारी बातें थी इस राइट से लेकर आर्टिकल 32 वाले राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। एंड इसका PDF आपको मिल जाएगा, ये एज ए नोट आपको यूज़ करना है, बार बार रिवाइज करना है इसको। दैट्स ऑल, बाय।